वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडर्न फिजिक्स की सीरीज में बात करेंगे यूनिट 8, जिसमें आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई कवर होगा, जिसमें हम चैप्टर 12 एटम्स की बात करेंगे। यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को हम पहले ही कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो वीडियो को जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो एटम्स चैप्टर 12 में हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एटम्स की। एटम की हिस्ट्री क्या रही है, तो सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई। डाल्टन ने कई सारे पॉइंट्स दिए और उसने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि एटम आपके इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जे थॉमसन आया, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि आपका जो एटम है वो फर्दर इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो सकता है, और उसने बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। उसने अपने मॉडल का नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम वाटरमेलन मॉडल से भी जानते हैं। उसने बताया था जो साइज होता है एटम का वो 10⁻⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, ये साइज होता है उसका, और इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल। मीन जितना पॉजिटिव चार्ज होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, पेपर में यहां से पूछा जाएगा। ठीक है, सुनिए तो बेटा, फर्स्ट पॉइंट रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो बेटा रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। वाकई में नाम होता है रदरफोर्ड का, लेकिन वाकई में इसी के स्टूडेंट्स रहे कौन, गीगर एंड मार्सडेन। गीगर एंड मार्सडेन। रदरफोर्ड कई दिन से एटम के मॉडल पर वर्क कर रहा था, लेकिन उसे कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिला। तो उसने अपने जितने जो भी ऑब्जर्वेशन उसने कंक्लूड किए वो सारे के सारे, और जो भी एटम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी उसके पास सामान था वो सारा का सारा उसने किसको प्रोवाइड कर दिया, गीगर और मार्सडेन, अपने ही दोनों स्टूडेंट्स को। ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो और जो भी रिजल्ट आए वो मुझे बताओ। तो वाकई में नाम होता है रदरफोर्ड का, लेकिन वाकई में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो इसके ही दो स्टूडेंट्स रहे, गीगर और मार्सडेन। तो इनका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था बेटा, तो देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया, एक लेड का चेंबर बॉक्स लिया। ठीक है, क्या लिया बेटा, लेड चेंबर बॉक्स, जिसमें क्या रखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या रखा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहां पर इन्होंने क्या लगाई, ब्रिक्स लगाई। अब सर ये ब्रिक्स क्या है, ठीक है अभी बता देंगे। यहां पर इन्होंने क्या लगाई बेटा, ब्रिक्स लगाई, किसकी, लेड की। ठीक है, पीबी। क्यों लगाई अभी समझाया जाएगा। ठीक है, यहां से आपका अल्फा पार्टिकल गया। देन यहाँ इन्होंने क्या है, एक रिजिड सपोर्ट से गोल्ड की फॉयल लगाई। ठीक है, किसकी लगाई बेटा, गोल्ड की फॉयल। ठीक है, देन यहाँ इन्होंने एक स्क्रीन लगाई। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ZNS। ठीक है, और यहाँ लगाया इन्होंने मूवेबल माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या क्या लगाया बेटा सुनिए, इन्होंने एक तो लिया बेटा लेड का बॉक्स। अब लेड का ही क्यों लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे। सिर्फ अल्फा पार्टिकल हमें कहाँ चाहिए थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होगा उसको ये एब्जॉर्व कर लेगा। यहाँ भी लेड की ब्रिक्स लगाई। इनका क्या यूज़ था, सिर्फ हमें अल्फा पार्टिकल कहाँ चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिमेनिंग जो अदर डायरेक्शन जाएंगे उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल लिया, वाकई में सोर्स क्या था, ये बिस्मथ था। आपका सोर्स क्या था बेटा, कौन सा एलिमेंट था यहाँ, बिस्मथ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 83। मीन्स ये सोर्स था किसका, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो अल्फा पार्टिकल हमने यहाँ लिया था उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बहुत ज़्यादा। क्या थी काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा, 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर बेटा उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल कवर होता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटा। ठीक है,
ये आपका क्या था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहाँ इन्होंने किसकी ली बेटा, ये रिजिड सपोर्ट के लिए गोल्ड की फॉइल ली। क्या ली बेटा, गोल्ड की फॉइल। अब गोल्ड ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड काफ़ी मेलेबल होता है, हम सभी जानते हैं। इसकी जो थिकनेस थी कितनी आई बेटा, 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। बुक वगैरह में 10⁻⁸ भी हो सकता है, तो आप -8 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली और यहाँ लगाए मूवेबल माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे माइक्रोस्कोप जिसको आप मूव करा सकते हो, ठीक है, मूवेबल माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे चले गए, विदाउट डेविएशन। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे चले गए, विदाउट डेविएशन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने देखे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 से कम पर डेविएट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 से कम पर डेविएट हुए। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 से ज़्यादा पर डेविएट हुआ, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल अपनी ही पाथ को क्या कर गया, रिट्रेस कर गया। क्या कर गया बेटा, रिट्रेस कर गया, ठीक है। यानी यहाँ पर लेड का बॉक्स लिया, बिस्मथ लिया, जो सोर्स था अल्फा पार्टिकल का, जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना। मेगा मतलब सभी जानते हैं 10⁻⁻, मेगा मतलब जानते हैं, सॉरी 10⁻⁶। आगे सुनिए, गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड ही क्यों लिया, कि गोल्ड काफ़ी मेलिएबल है। यहाँ 10⁻⁸ क्या थी, इसकी थिकनेस थी, मीन्स हमारे पास एक एक एटम की क्या आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगी। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे चले गए, विदाउट डेविएशन चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ बेटा, 90 से कम पर, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 से ज़्यादा पर, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ को क्या कर गया, रिट्रेस कर गया। कहाँ पता लगा ये, ZNS जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर इस माइक्रोस्कोप को मूव कराकर, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, इन्हीं के क्या ऑब्जर्वेशंस थे, तो यहां हम लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो हम बात करें पहले ऑब्जर्वेशन की, तो अबाउट कितना बेटा, अबाउट 99.86% अल्फा पार्टिकल, कौन से पार्टिकल बेटा, अल्फा पार्टिकल पासिस अनडेविएटेड। कैसे पास हो गए, बिना डेविएशन के, ठीक है। दूसरा सुनिए बेटा, अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल, ठीक है, डेविएट्स एंगल मोर देन 1 डिग्री। यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स तो कैसे पास हो गए, अनडेविएटेड, 99.86 अल्फा पार्टिकल। कुछ अल्फा पार्टिकल 0.1%, 0.14%, 1 डिग्री से ज़्यादा पर, जिसमें अगर हम बात करें बेटा 1 आउट ऑफ 1, कितने अल्फा पार्टिकल्स में से, 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से। वो तो जो इसके लिए जो थीटा था वो 90 डिग्री से क्या था, ज़्यादा था। और अगर हम बात करें एक अल्फा पार्टिकल कितने में से बेटा, 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से। कितने में से बेटा, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। यानी एक अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 10 लाख अल्फा पार्टिकल्स में से अपने ही पाथ को क्या कर गया, रिट्रेस कर गया। मीन्स उसके लिए स्कैटरिंग एंगल, स्कैटर्ड एंगल या डेविएशन एंगल कितना बना, 180। मीन्स जिस पाथ पर आया उसी पर क्या हो गया, डेविएट हो गया। देखो ऐसे गया मीन्स डेविएशन कितना है, 0। यहाँ चला गया डेविएशन कितना है, थीटा। इधर चला गया डेविएशन कितना है बेटा, अनडेविएटेड पाथ ये, डेविएशन ये कितना है, 90। और ऐसे चला गया तो डेविएशन कितना है, 180। समझ में आया नहीं आया, यानी क्या ऑब्जर्वेशन थे कि 99.86 अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे निकल गए। अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल कैसे हुए, 1 डिग्री से ज़्यादा पर डेविएट, जिसमें से हर 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 से ज़्यादा पर डेविएट हुआ, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल 180 पर डेविएट हुआ, ठीक है। अब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन निकल गए, इसका मतलब क्या था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल विदाउट डेविएशन निकल गए, इसका मतलब ये था बेटा कि एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है। एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। और अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए 1 डिग्री से ज़्यादा पर, इसका मतलब डेविएशन कब आएगा। अरे हम सभी जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल है ना, उसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जितना प्रोटॉन पर चार्ज है। अगर मैं बात करूं इस पर चार्ज की, किसकी बात करूं बेटा, चार्ज की, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो अल्फा पार्टिकल है आपका क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल है, वो वाकई में आपका हीलियम का न्यूक्लियस है। क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस। हम जानते हैं हीलियम के पास जो चार्ज होता है
वो प्रोटॉन के ट्वाइस होता है और जो मास होता है वो प्रोटॉन के 4 टाइम्स होता है। ठीक है, यानी चार्ज कितना है बेटा, प्रोटॉन के ट्वाइस और मास कितना है, प्रोटॉन के मास के 4 टाइम्स। यानी अगर मैं चार्ज की बात करूं इस पर, चार्ज कितना है, तो ये बेटा ट्वाइस है किसके चार्ज के, प्रोटॉन के चार्ज के, ठीक है, प्लस का है। और अगर हम मास की बात करेंगे तो इसका 4 टाइम्स मास है किसके, प्रोटॉन के, यानी काफ़ी हैवी पार्टिकल है। ठीक है, काफ़ी हैवी पार्टिकल है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो सुनिए क्या किया बेटा, अब अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गया 1 डिग्री से ज़्यादा पर। अब एक बात बताओ, इस पर चार्ज कैसा है, अभी बताया पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा एक बात, अगर डेविएट हो रहा है इसका मीन्स रिपेल हुआ होगा, और रिपेल किसने किया होगा, सेम चार्ज ने, पॉजिटिव ने। अगर पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया होगा, और आप देखो रिपल्जन अल्फा पार्टिकल का बहुत कम हो रहा है, अबाउट 0.14%। इसका मतलब रिपल्जन भाई मैक्सिमम तो क्या गए, अनडेविएटेड गए, इसका मीन्स मैक्सिमम पार्ट तो एम्प्टी है, और रिपल्जन बहुत ना के बराबर का हुआ है। इसका मतलब रिपल्जन भी क्या हुआ होगा बेटा, भाई डेविएशन देखो ध्यान से, 1 डिग्री के ज़्यादा बहुत ना के बराबर है, मीन्स रिपल्जन भी ना के बराबर हुआ होगा। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज यानी जो सेम चार्ज जो कंसंट्रेटेड होगा वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, वो सिर्फ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। और वाकई में पता लगा कि वाकई में जो पर्टिकुलर पॉइंट था वो एटम के सेंटर में था, और सेंटर का ही नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या दिया गया, न्यूक्लियस। दोबारा सुनिए बेटा, अगर डेविएशन 1 डिग्री से ज़्यादा पर आया, इसका मतलब क्या है, इसने रिपल्जन फील किया होगा, बहुत ना के बराबर अल्फा पार्टिकल रिपेल हुए हैं, इसका मीन्स बहुत कम अल्फा पार्टिकल रिपेल हुए, मीन्स बहुत कम रिपल्जन मिला है। बहुत अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो मैक्सिमम रिपल्जन मिलता। लेकिन इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो सेम चार्ज है, मीन्स अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है कितना पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो थॉमसन ने बताया, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। और जो कहाँ है बेटा, सेंटर में लाई कर रहा है एटम के, और उस को पॉइंट को, उस कंसंट्रेटेड जो सेंटर पर है, उस सेंटर को क्या कह रहे हैं हम, न्यूक्लियस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब इन्हीं ऑब्जर्वेशन को बेटा क्या देखते हो, उसने क्या कंक्लूड किया, जो मैंने आपको बातें बताई उन्हीं को लिखेंगे। पहले नोट करिए, इतने को स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए बेटा, तो सुनिए बेटा क्या इन्होंने कंक्लूड किया, कंक्लूजन्स। पहला कंक्लूजन तो यही था कि जो मैक्सिमम पार्ट था, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम पार्ट तो क्या था, एम्प्टी था। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया इन्होंने, इन्होंने कहा कि जो होल मास है, होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि जो होल मास है और पॉजिटिव चार्ज है किसका बेटा, एटम का, वो कंसंट्रेटेड कहाँ पर है, सेंटर पर, और सेंटर का नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। फिर उन्होंने बताया कि जो साइज होता है, क्या बेटा, जो साइज होता है, साइज किसका, एटम का, ये तो थॉमसन वाले मॉडल से ही कॉपी किया, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। और इन्होंने कहा जो साइज होगा किसका, न्यूक्लियाई का, ठीक है, वो होगा 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम कहते हैं 1 फर्मी मीटर। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया? देन उसके बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। यानी इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड किस में घूम रहे होंगे, ऑर्बिट में, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन। यानी इन्होंने कहा मैक्सिमम स्पेस तो क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए। पूरा का पूरा जो मास है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है,
ठीक है, उसको क्या कहा गया बेटा, एटम के सेंटर में था, उसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस, क्योंकि कुछ ही अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थे। और साइज बताया गया 10⁻⁻10 मीटर एटम का, और न्यूक्लियाई का या न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, दैट इज 1 फर्मी मीटर। और इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जैसे प्लेनेट घूमता है सन के अराउंड, ठीक है। मीन्स यही इसका ड्रॉबैक बना बेटा, इसने कह दिया क्या कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में, लेकिन ऐसा नहीं था। आगे बात करेंगे ड्रॉबैक क्यों था। उसके बाद सुनिए बेटा, इन्होंने यानी इनके अकॉर्डिंग क्या था, ऐसे समझिए इसको, आप तरीके से समझ सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को तो बताया क्या बेटा, जैसे प्लेनेट है, और आपका बेटा जो कौन किसके अराउंड घूम रहा है हम सभी जानते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड। किसके अराउंड घूम रहा है, तो ऐसे ही न्यूक्लियस को इन्होंने क्या कहा, सन। यानी जैसे प्लेनेट सन के अराउंड घूमते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या घूमता है बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड। समझ में आया नहीं आया। यानी इनके अकॉर्डिंग क्या था, हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या था, आवारा। आवारा का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे आवारा लड़के या जो भी होते हैं वो कहाँ, कहीं भी घूम सकते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। यही इसका ड्रॉबैक बनेगा। आगे हम ये बताएंगे आपको, चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट्स में घूमता है, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, इन्होंने फिर आगे ये बताया, ये कंक्लूड किया कि जो एटम होता है वो कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया नहीं आया। एटम होता है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, इन्होंने इनका ड्रॉबैक क्या रहा। अब इन्होंने ये तो कंक्लूड तो कर दिया, लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या रहा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये रहा बेटा, इन्होंने बताया था, जैसे मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। देखिए हम जानते हैं सभी, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, पार्टिकल है। और कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है बेटा, चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और जब कोई चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करे, भाई ऑर्बिट में घूम रहा है, मीन्स कैसा मोशन कर रहा है, मैं कह सकता हूं सर्कुलर मोशन कर रहा है, भाई न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। और जब कोई सर्कुलर मोशन, जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो जो उसका मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है बेटा, एक्सेलरेटेड। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा, ये देखो बीच में न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, इसके अराउंड कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर। हम सभी जानते हैं सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कहाँ होगी, ऐसे टेंजेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल। आप स्टोन को किसी में बेटा, थ्रेड में, स्ट्रिंग में बांध के हैंग करके बेटा, आप उसको जब सर्कुलर मोशन कराते हो, अगर मैं उसको यहाँ रिलीज करूंगा तो यहाँ टेंजेंशियली चला जाएगा, यहाँ रिलीज करूंगा तो यहाँ टेंजेंशियली चला जाएगा। मीन्स हमेशा बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जिस पॉइंट पर बात करेंगे वहाँ टेंजेंशियली होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, मीन्स उसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। और मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट। दोबारा सुनिए, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट। क्या करेगा बेटा, अगर ये देखो चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। कोई पूछे किस फॉर्म में करता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एनर्जी को रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और फाइनली कहाँ गिर जाएगा, फॉल इन न्यूक्लियस। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, क्या इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस में गिर के क्या एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करता है, चार्ज पार्टिकल। भाई इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। और जब कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और उसका एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो एक क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। यानी जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और जब खुद एनर्जी रिलीज कर देगा तो मैं कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इसकी, कम। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई मीन्स मास तो कम नहीं हुआ, मीन्स क्या कम हो गई इसकी, वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी कम हो गई तो धीरे धीरे, ठीक है बेटा देखो ध्यान से, जैसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो देखो ध्यान से, जैसे ये घूम रहा है और धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी कम हो, फाइनली कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। अब सुनिए बेटा, इतने को नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। दूसरा क्या ड्रॉबैक रहा बेटा, सुनिए बेटा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड,
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। लाइन स्पेक्ट्रम is continuous but it is not so, but it is, ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्क्रीट। अब इसका मतलब क्या है भाई, इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन जब कहीं भी घूम सकता है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हाई में जा सकता है, किसी में जा सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी सभी जगह होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी घूम सकता है तो इसका मीन जब नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो एनर्जी को या तो रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो सभी वेवलेंथ के आपको, यानी सभी वेवलेंथ क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। स्पेक्ट्रम में सभी वेवलेंथ क्या होंगी, पॉसिबल। लेकिन बाद में पता लगा इलेक्ट्रॉन एक कुछ डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में घूमता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बेटा, डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में घूमेगा, मीन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, ठीक है, फोटोन की। चलिए इस पॉइंट को हम और आगे तरीके से समझेंगे, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, बेटा कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये क्या है, सुनिए बेटा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड nucleus of an atom where its kinetic energy becomes 0। अब क्या मतलब है, सुनिए। हम जानते हैं सभी बेटा, ये अल्फा पार्टिकल था आपका, और यहाँ क्या था आपका, न्यूक्लियस, ये एटम, और यहाँ क्या था आपका, न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा आपसे, यहाँ पर आप किसके पास क्या होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या होगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा, आप देखो धीरे धीरे बेटा, ये न्यूक्लियस भी आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। बेटा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर एक बात बताओ, पॉजिटिव, बेटा हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर कौन रहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, प्रोटॉन्स रहते हैं, और जेम्स चैडविक ने ये भी बताया था, इस चैप्टर में पढ़ा नहीं है नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन्स के बारे में जेम्स चैडविक ने बताया था। तो इसका मीन्स इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मीन्स बेटा जैसे जैसे, यानी अगर मैं बात करूँ एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, हम सभी जानते हैं, ई। 2 पर कितना होगा, 2e। 3 पर कितना होगा, 3, यानी एक प्रोटॉन पर चार्ज ई प्लस का ई। 2 पर कितना होगा, ट्वाइस कर दो। 3 पर इसके 3 गुना होगा, 4 पर इसके 4 गुना होगा। अगर मैं कह रहा हूँ जेड है आपके पास, कितने एटम्स हैं बेटा, जेड। जेड क्या होता है बेटा, अभी के लिए समझ लो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जिसको आप एटॉमिक नंबर से भी जानते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का ही तो नंबर होता है। तो अगर इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, जेड, तो टोटल चार्ज कितना होगा, अरे एक प्रोटॉन पे ई, 2 पर 2e, तो जेड पर कितना होगा, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ही जेड है, तो कितना होगा प्रोटॉन पर चार्ज, जेड ही। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे इसकी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, और धीरे धीरे पास आता जाएगा। हम जानते हैं सभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी के Q1 Q2 अपॉन आर। जिनको नहीं पता बेटा वो याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, के, जिसमें के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें के को कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनल, ठीक है, कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा होता बेटा, इसको लिख लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और Q1 Q2 क्या होते थे आपके, ये तो के होगा,
Q1 Q2 आप सभी को पता है क्या होते थे, चार्जेस, और R क्या होता था, सभी को पता है, सेपरेशन। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जैसे जैसे पास आता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम होती जाएगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होता जाएगा ना। देखो जब डिस्टेंस कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम देख सकते हैं यार Q1 Q2 कॉन्स्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इन्वर्सली है बेटा, R के। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आते आते इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। यहाँ तक आते थे फाइनली इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। लेकिन क्या एक बात बताओ मुझे, क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा, इसका एटम का साइज 10 की पावर कितना होता है, -10 मीटर। और हम जानते हैं अगर अल्फा पार्टिकल में थोड़ा सा भी दूर ले रखा है, इसका मीन्स क्या है बेटा, थोड़ा बहुत सेंटीमीटर वगैरह में है, तो -10 मीटर में, और सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 मीटर, तो जो -2 मीटर यानी एंगस्ट्रॉम के रेस्पेक्ट में, अरे 10 की पावर -10 मीटर एंगस्ट्रॉम ही तो होता है, तो एंगस्ट्रॉम के रेस्पेक्ट में जो आपका सेंटीमीटर है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, और जितना आर ज़्यादा होगा उतनी, अरे जितना आर ज़्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम। तो यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, 0। लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्या, नहीं। लेकिन अगर हम बात करें किससे बेटा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LOCE, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगी, जो इनिशियल आपकी पोटेंशियल प्लस इनिशियल क्या बेटा आपकी काइनेटिक मस्ट बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये तो आपकी कितनी है बेटा, 0। ये कितनी है बेटा, इनिशियल को सपोज करो मैं E कह रहा हूँ, ये कितनी आएगी K। Q1 कितना है, प्लस ZE, विद साइन रखना पड़ेगा। Q2 कितना है बेटा, इस पर ट्वाइस होता है बेटा प्रोटॉन के चार्ज, दुगुना, अपॉन सेपरेशन कितना, आप कितना डिस्टेंस रह गया, R0, कितना डिस्टेंस रह गया, R0। समझ में आया नहीं आया। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ आते आते कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से जो आपका EK का फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या बनेगा, 2KZE² अपॉन R0, जिसमें जो आपका R0 है भाई मिनिमम पास से पास कितना पहुँच गया है, इस R0 को ही क्या कहते हैं, आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। आप चाहो तो इसका फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, कैसे बेटा, इस R0 को यहीं एक ही स्टेप में कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ। तो आप ध्यान से देखो, ये क्या बन जाएगा आपका, R0 जो है ना आपका, वो तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मीन जिस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, खुद सोचो अगर एनर्जी ज़्यादा है तो आगे तक पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अपने आप क्या हो जाएगी, कम। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, अगर बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कर दूं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम। अब इससे क्या पता लगेगा, ठीक है। अब ये तो बेटा आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये रही, ठीक है। अब इससे क्या पता लगेगा बेटा, इससे क्या पता लगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। चाहो तो इस तरफ लिख लो, आगे सुनिए बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये बताता क्या है, वाकई में जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना बेटा, वो साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में और शेप ऑफ न्यूक्लियस बताता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और हम शेप भी कह सकते हैं, साइज और शेप, ठीक है। क्यों बताता है, आप इसी अल्फा पार्टिकल सभी डायरेक्शन से क्या करो बेटा, इसके ऊपर स्कैटर्ड करो, तो आप देखो ध्यान से, K तो कांस्टेंट रहेगा भाई, एक ही एटम आपके बेटा, अगर एटम की हम बात करें तो पूरे एटम के लिए Z क्या होगा, सेम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हो, वो भी क्या होगा, सेम। ये 2 भी सेम है, तो इसका मीन्स अगर मैं एक ही अल्फा पार्टिकल को ला रहा हूँ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सभी जगह क्या होगी, उसी अल्फा पार्टिकल का सोर्स ले रहा हूँ तो सभी जगह काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। तो R0 भी सभी जगह क्या आएगा, सेम। R0 सेम है तो मैं कह सकता हूँ करीब करीब इसकी शेप कैसी रही होगी, स्फेरिकल। और साइज के बारे में भी हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, सभी वैल्यूज हमें पता होंगी, वैल्यू रखेंगे तो R0 आ जाएगा। और मैं कह दूंगा बेटा इसका साइज लगभग कितना रहा होगा न्यूक्लियस की, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जिससे ये मिनिमम पास से पास कहाँ पहुंच जाता है, न्यूक्लियस की, ठीक है। तो यानी क्या बनेगा, ये मिनिमम डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, मिनिमम। किस किस के बीच का बेटा, एक तो अल्फा पार्टिकल के बीच का, देखो अल्फा पार्टिकल ही तो जा रहा है, और उस साइड किसके बीच का है बेटा, न्यूक्लियस के बीच का, ठीक है। जहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, इसको नोट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं।
आगे सुनिए बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए एक पॉइंट और, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट, अब ये क्या है? तो हम सभी जानते हैं बेटा, ये आपका क्या था? अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पर आपका सपोज करिए ये क्या था? न्यूक्लियस। और ये क्या था आपका? एटम। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? देखो बेटा, हमने बताया था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, देखो मैं 3 बार रहा हूँ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे करके देन डेविएट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स, देखो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, अबाउट 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए 1 डिग्री से ज़्यादा पर, और 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल अपने ही पाथ को क्या कर गया? रिट्रेस कर गया। ठीक है बेटा, तो सुनिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बेटा? ठीक है, तो सुनिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? ये बाकी में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसा डिस्टेंस है बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड क्या बेटा? वेलोस एंड अनडेविएटेड पाथ। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से बेटा? न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू अनडेविएटेड पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाकई में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच का बेटा? तो आप ध्यान से देखो, एक तो न्यूक्लियस के बीच का, एटम के न्यूक्लियस के बीच का, और अल्फा पार्टिकल के अनडेविएटेड पाथ, मीन्स जहां तक वो डेविएट नहीं हुआ है। जैसे मैं इसकी बात करूं बेटा, ये देखो अनडेविएटेड पाथ है, और ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाएगा आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहूँगा इसको मैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बी से। ठीक है, जैसे इसके लिए बताऊंगा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप यहाँ से भी कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो cot θ/2 के क्या रहता है? डायरेक्टली, या मैं कह सकता हूँ इम्पैक्ट पैरामीटर 1/tan θ/2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? tan θ/2 के, जिसमें जो आपका थीटा है ये आपका स्कैटरिंग एंगल है। क्या है बेटा? स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका डेविएशन एंगल है। डेविएशन एंगल मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका क्या बेटा, मैं सपोज करो यहाँ पर लिख रहा हूँ डेविएशन एंगल, एक जगह लिख रहा हूँ डेविएशन एंगल थीटा कितना है, और एक तरफ लिख रहा हूँ बेटा इम्पैक्ट पैरामीटर। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए डेविएशन एंगल कितना, क्या डेविएट हुआ क्या? नहीं, तो डेविएशन एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान से देखो, तो इसके लिए अगर डेविएशन एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या आएगा? इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर क्या आएगा? इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर आएगा आपका बेटा क्या? तो ध्यान से देखो, जो बीटा है वो cot θ/2 के क्या है? इन्वर्सली, यानी इतना समझ लो इम्पैक्ट, जो आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है, यानी कि कह सकता हूँ बी, वो इन्वर्सली होता है किसके? डेविएशन एंगल के। ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, इन्वर्सली किसके होता है? डेविएशन एंगल के। याद कर लो ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए। तो जिसका डेविएशन एंगल सबसे कम होगा, इसके लिए डेविएशन एंगल सबसे कम, तो इसके इम्पैक्ट पैरामीटर क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्या आएगा बेटा? इन्फिनिटी। और जिसका डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेविएशन एंगल किसका है? इसके लिए 180। तो इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? 0। अरे खुद देख सकते हो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए आएगा? अरे बेटा देखो, अपने ही पाथ पर क्या कर गया? रिट्रेस कर गया। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे तो कितना आएगा? इसके लिए 0 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? सुनिए अब पॉइंट नंबर 2। ठीक है, बोहर्स पोस्टुलेट। अब बोहर का पोस्टुलेट क्या है बेटा? सुनिए, तो देखो ध्यान से, बोहर के पहले पोस्टुलेट की बात करते हैं। ठीक है, बोहर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्टेन रेडियस पाथ।
in certain radius path in which it does not radiate एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर रेडियस पाथ में घूमता है जिसमें वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता, ठीक है। दीज, ठीक है, ऑर्बिट पाथ्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन अब हर जगह नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन रेडियस पाथ में घूमेगा जिसमें वो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। उनको बोलेंगे हम स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसा कि हम जानते हैं रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन आपका कहीं भी घूम सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, जैसे आवारा लड़के, भाई रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन आवारा है, मीन्स कहीं भी घूम सकता है, जैसे आवारा लड़के कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन आवारा नहीं है। उसकी क्या लग गई है, सरकारी नौकरी की। वो एक डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में, एक डेफिनेट ऑर्बिट्स में घूमेगा। जैसे जो लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है तो हर जगह नहीं घूमता, कुछ पर्टिकुलर जगह ही जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन सर्टेन रेडियस पाथ में घूमेगा जिसमें वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। उन ऑर्बिट्स को, उन पाथ को हम क्या कहेंगे, दीज ऑर्बिट्स, ठीक है, या फिर पाथ भी कह सकता हूँ, आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। आगे सुनिए बेटा, दूसरा सुनिए। अब इलेक्ट्रॉन घूमेगा कहाँ, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना भाई, ये तो हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, लेकिन किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तो उन्होंने कहा जो एंगुलर मोमेंटम होगा ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन in these stationary orbits is quantized। अब इसका मतलब क्या है, इस वर्ड क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, उसका क्वांटाइज्ड होगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है बेटा, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, यानी h/2π के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा L से रिप्रेजेंट करते हैं, वो या तो होगा h/2π, किसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का, या फिर h/2π के ट्वाइस होगा 2h/2π, या फिर 3h/2π, या फिर h/2π, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से होगी, जिसमें n क्या है बेटा आपका, इंटीजर। n क्या है, इंटीजर। इसको हम और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जिस ऑर्बिट की बात करेगा हम n की वैल्यू वो पुट कर देंगे। h क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ये तो हम सभी को पता है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। आगे सुनिए बेटा, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हम जानते हैं, जिनको नहीं पता, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहाँ होगी, इस तरफ, इसकी रेडियस वेक्टर ये होगा। मोमेंटम जहाँ वेलोसिटी डायरेक्शन होती है वहीं किसकी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम की। हम सभी जानते हैं L होता है r×p वेक्टर। अगर हम थीटा कितना बनना है आप देख सकते हो, आर वेक्टर को भी आगे लेके जाओगे तो 90 बनेगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एंगल कितना बनना है, 90। तो यहाँ कितना बनेगा, आर पी, भाई क्रॉस है ना, तो आर पी साइन 90। अरे ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, आपस में एंगल कितना है, 90। तो आर पी, आर मोमेंटम कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एल बराबर एम वी आर। ये आपको लर्न होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। तो इसका मतलब मास इंटू बेटा क्या, स्पीड जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, और उसकी रेडियस क्या होगी, h/2π के क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल। यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ घूमेगा जहाँ उसके मास का मल्टीप्लाई, जिस स्पीड से घूम रहा है उसका, और जिस रेडियस पार्ट में घूम रहा है, या तो h/2π के आ जाए बराबर, h मतलब प्लैंक कांस्टेंट में डिवाइड दे दो 2π का, इतना आ जाए, या फिर इसके दुगुना आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, मीन्स इसके
इंटीजर के टाइम्स आए, 1 2 3 4 5 इसके इतने टाइम्स आए, ऐसा नहीं हो कि बेटा इसका 1.5 गुना आ जाए, या फिर मैं कहूँ 4.5 टाइम्स आ जाए इसके H/2π के, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं घूमेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो मैं पहले यहाँ घूम रहा है मास का, स्पीड का और रेडियस का मल्टीप्लाई करूँगा। अगर वो इतना आ रहा है या फिर इसके मल्टीपल आ रहा है, भाई इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, तो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। सपोज करो फिर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का मास देखो, स्पीड देखो, रेडियस देखो, अगर वो इतना आ रहा है ठीक है, अदरवाइज वो आया सपोज करो 4.5 टाइम्स, तो मैं बोल दूँगा यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलो बेटा इतने को नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिए, थर्ड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन jumps from one permitted orbits to another permitted orbit, ठीक है, by absorbing or releasing एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन। यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से, परमिटेड मतलब वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, एक से जब दूसरे में जाएगा, जैसे न्यूक्लियस है इसके अराउंड ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, जब एक से दूसरे में जाएगा, ठीक है, इसको कहना बेटा इसकी एनर्जी कितनी है E1 और इसकी एनर्जी कितनी है E2, या फिर दूसरे से जब क्या आएगा पहले में। हमेशा ध्यान रखना, भी ये भी प्रूव करवा देंगे, जैसे जैसे पीछे जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन E2 की वैल्यू E1 से क्या होगी ज़्यादा। इसका मतलब ये क्या है आपकी लोअर एनर्जी लेवल, कैसी है, लोअर एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट भी कह सकते हैं। और ये कैसी है बेटा, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपका जंप करेगा लोअर से जब हायर में जाएगा, जब भाई कम एनर्जी लेवल से ज़्यादा में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, और जब ऊपर से नीचे में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। अब किसके टर्म्स में करेगा, इन्होंने यही बताया, रेडिएट मतलब रिलीज। एनर्जी जब जंप करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे में, तो रिलीज करेगा या फिर एब्जॉर्व करेगा, यानी बाय ऑब्जर्विंग और रिलीजिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फोटोन, फोटोन के टर्म्स में। इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं फोटोन के बारे में, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h²। अब क्या करेगा बेटा, जब एक से दूसरे में जंप करेगा, दूसरे से या फिर ऊपर वाले से अब नीचे में आएगा, तो जितना इनका एनर्जी का डिफरेंस है ना, उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी या तो एब्जॉर्व करेगा या फिर रेडिएट। नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्व करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, ज़्यादा एनर्जी है तो उतना रेडिएट कर देगा और नीचे वाली में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, h² बराबर E2 माइनस E1, ज़्यादा एनर्जी में से कम घटा दी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे सुनिए बेटा, बात करते हैं बेटा मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकली क्या बताया इन्होंने, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, लेकिन मैथमेटिकली इन्होंने क्या बताया, तो मैथमेटिकल एनालिसिस सुनिए बेटा। पहला, ठीक है, हम सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए। चलिए हम आपको जनरल करके दिखा देंगे बाद में हाइड्रोजन के लिए। सुनिए, ये आपके पास क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस पाथ में घूम रहा है उसका कितना है, r। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हम सभी जानते हैं, प्लस के जेड। इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से घूम रहा है, क्या वेलोसिटी है उसके पास, v, ठीक है, जिस रेडियस पाथ में घूम रहा है, r। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। सुनिए बेटा, एक बात बताओ, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मीन्स इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। अरे कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन जब करती है, जब उसके पास सेंटर की तरफ एक फोर्स हो, तो इसका मतलब यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह कौन वर्क कर रहा है, यहाँ जो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो वर्क कर रहा है वो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है कूलाम फोर्स कहते हैं जिसको हम, ये होती है के, Q1 कितना है जेड, Q2 कितना है बेटा, चार्ज कितना, Q2 कितना E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी को कहते हैं हम कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स। ठीक है, आगे सुनिए बेटा। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब जो प्लस जेड है ना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जब भी अपनी तरफ जाना चाह रहा है ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, तो सेंट्रीपिटल की तरफ वर्क करेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। फिर अगेन नीचे की तरफ खींचेगा, जाना चाह रहा है ऐसे, फिर अगेन यहाँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी तरह वर्क कर रही है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी तरह वर्क कर रही है? सेंट्रीपिटल की। सेंट्रीपिटल फोर्स हम सभी जानते हैं, मास कितना है, स्पीड कितनी है, mv²/r इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? k जेड ई इंटू ई अपॉन में r²। बेटा देखना, एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? mv² बराबर z आपका यहाँ आ जाएगा ke²/r। ये आपको लर्न रखना है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है तो ये मोशन में है, तो मोशन में है तो क्या होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी। तो हम सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो बेटा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को ई के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। बेटा ऊपर से देखना, अभी फ्रॉम फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी हाई कितनी है बेटा? mv² की वैल्यू कितनी है? z ke²/r। सही है, तो आपको ये भी लर्न होना चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, सुनिए ध्यान से। जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और आपका ये न्यूक्लियस भी चार्ज है, तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम सभी जानते हैं क्या होगी? k q1 q2/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? k ही रहेगा। q1 कितना आएगा? विद साइन कितना है? +k जेड। q2 कितना है? e अपॉन में कितना आएगा? r। तो कितना आ जाएगा? z ke²/r। आ जाओ बेटा। अच्छा एक बात बता दो, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, सॉरी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ इतना। ठीक है, अच्छा इतना बताइए बस मुझे, टोटल एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर टोटल एनर्जी होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो टोटल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है बेटा? अभी देखो ये रही, हाफ जेड ke²/r। और ये कितनी आई बेटा? प्लस माइनस, मतलब ये कितनी आई? माइनस का है तो z ke²/r, स्केलर क्वांटिटी है, विद साइन ऐड कर देंगे। z ke²/r क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, 1/2 - 1 कितना आएगा बेटा? देखना, तो आप बोलोगे सर माइनस का z ke²/2r बचेगा। सर 2r क्यों बचेगा? देखो हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस का, और हाफ में से 1 जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा। ये रहा, कोई डाउट? अब यहाँ से आपको क्या समझ में आया? तो आप यहाँ देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या बेटा? जो आपकी यहाँ काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? हाफ mv²। यहाँ से जो मैंने निकाली थी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? यहाँ से देखना, नीचे की तरफ आओ। ठीक है, कितनी है बेटा? आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी हाफ z ke²/r, या मैं कह सकता हूँ इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, बात एक ही है। और ये भी तो देखो z ke²/2r, बस डिफरेंस कितना है? माइनस का। इसका मीन्स काइनेटिक एनर्जी के आगे अगर मैं क्या लगा दूँ, या इधर देखो टोटल एनर्जी के आगे क्या लगा दूँ मैं? माइनस। भाई टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है क्या? नहीं। अगर इसके आगे एक और माइनस लगा दूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा सुनिए बेटा, क्या पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है क्या? आप बोलोगे सर इतने में बराबर तो है kz²/r, लेकिन सर इसमें अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 2 कट जाएगा, या फिर ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो टोटल एनर्जी बराबर तो है, लेकिन इसमें कितने का मल्टीप्लाई करो? 2 का, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट। ये आपको पता होना चाहिए, बोर्ड में इस पर सवाल आ रखा है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कैसे आ रखा है यहाँ भी देख सकते हो आप। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए तुमसे कहूँ कि सपोज करो टोटल एनर्जी दे रखी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ और क्या बताओ? पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट बेटा? ठीक है, तो तुम देखो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हम सभी जानते हैं टोटल का क्या हो जाएगी? काइनेटिक नेगेटिव। इसका नेगेटिव एक और करूँगा तो कितना आएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ कितनी आएगी बेटा? इसकी ट्वाइस। तो 2 × 13.6 माइनस का कितना होगा बेटा? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है बेटा, इसी वजह से को टोटल के आगे नेगेटिव लगाया है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। मास कभी नेगेटिव नहीं होगा, वेलोसिटी का स्क्वायर है बेटा, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए 5th पॉइंट में कि बाय बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट
सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या कहा था, mvr बराबर NH/2 कोई डाउट। अब सुनिए बेटा, आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, जिसमें m क्या है लिख लेना इसको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है रेडियस बेटा ये जिस पाथ में घूम रहा है, k क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, सभी जानते हो ना k की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। याद कर लेना अभी 9 × 10⁹ चैप्टर 1 जब पढ़ाया जाएगा बताया जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। आगे सुनिए बेटा, जेड होता है प्रोटॉन का नंबर, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई के होती है काइनेटिक एनर्जी। आगे सुनिए, ये आपको सभी को पता ही है, ठीक है, और ये सभी को आपको पता है, ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। चलिए नोट करिए इतने को, फिर बात करेंगे आगे। बेटा एक बात बताओ, मुझे निकालनी है जनरल वैल्यू ऑफ किसकी, पेपर में डेरिवेशन आते हैं वेलोसिटी की, रेडियस की, मीन जिस पाथ में या जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहाँ उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटा, वेलोसिटी की, ठीक है। तो बेटा अभी बताओ, देखो मैंने कराया है फ्रॉम फर्स्ट, आप देखो फर्स्ट में क्या मैंने यही लिखाया था क्या, mv² = ZKE² बेटा इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, क्योंकि v भी है और r भी है, मुझे पूरी एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में चाहिए, या तो v मतलब या तो देखो v और r दोनों मेरे लिए क्या है, वेरिएबल है, तो मेरे को क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो v को या r को, तो पहले इसको चल रहा हूँ mv², क्या v² को v × v लिख सकता हूँ, और r आपका यहाँ आ जाएगा = ZKE² फ्रॉम बोहर्स सेकेंड पोस्टुलेट। क्या बोहर का आपको सेकंड पोस्टुलेट कराया गया है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो mvr की वैल्यू क्या है NH/2 × v बराबर ZKE²/r। बेटा v को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये कितना बनेगा, इसका मल्टीप्लाई तो Z2πKE²/NH। समझ में आया नहीं आया। आप देखो बेटा 2πh, ठीक है, या देखो 2πK²/H, सारे कांस्टेंट हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.18 × 10⁶ Z/n। और अगर हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी होगी 1। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, आप सभी जानते हैं 1, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या विजिबल है प्रॉपर, ठीक है, नीचे लिखा जाए तो यहाँ आ जाइए, तो हाइड्रोजन के लिए V की वैल्यू आ जाएगी 2.18 × 10⁶/n। आप देखो V की वैल्यू n के क्या है, इन्वर्सली। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी। दोबारा सुनिए, mv² बराबर ZKE²/r, r का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, v² को v × v लिख दो, और ये रहा r। mvr की वैल्यू NH/2 मुझे v चाहिए, ठीक है बेटा, क्या चाहिए मुझे, v चाहिए। देखो r का तो मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ से r हटाओ, मुझे क्या चाहिए बेटा, v चाहिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो 2πKZE² या z को पहले, ठीक है, तो 2πKE²/NH, ये पूरा आपका क्या बनेगा, कांस्टेंट। यानी कुछ नहीं करना था, आपको v² को v × v और r, mvr की वैल्यू रखनी थी, फिर v के लिए आपको सॉल्व करना था। ये कांस्टेंट को जब सॉल्व करेंगे ना, कि 9 × 10⁹ 22/7, 1.6 × 10⁻19, 6.6 × 10⁻34, सारे कांस्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए, डेरिवेशन पूछा गया है। पेपर में आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखा है वो भी आपको पेपर में करने जो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, ठीक है, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट वाला। आगे सुनिए बेटा, इसको नोट करिए, फिर बात करते हैं वेलोसिटी की। सुनिए, दूसरा सुनिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया सॉरी रेडियस। अब इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस पाथ में, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है।
तो अभी बेटा हम जानते हैं बाय बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर का आपने सेकंड पोस्टुलेट आप सभी ने अभी पढ़ा है, क्या था बेटा? तो आप बोलोगे सर बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट है ना वो क्या है? तो आप बोलोगे सर बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में कहा था एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। बेटा पुट जनरल वैल्यू ऑफ वी इन अबव इक्वेशन। अभी जनरल वैल्यू निकाली थी किसकी? वी की। इन अबव इक्वेशन में आपको रख देना है। जैसे ही आप वी की वैल्यू रखोगे, वी की वैल्यू क्या कराई थी? जेड 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एन एच। आपको याद होना चाहिए बेटा ये एन है, ये एन है, ठीक है, ये एच है। जेड 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। बेटा एन एच इंटू एन एच, बेटा आर को सब्जेक्ट बनाओ। एन एच क्या बनेगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। 2 पाई क्या बनेगा? 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। और ये जेड है ना बेटा, इसको लिख देंगे 1/z। कोई डाउट? बराबर क्या आएगा? आर। ये रेडियस है बेटा, ठीक है। आप देखो एच प्लैंक कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, सब कुछ कांस्टेंट है। समझ में आया नहीं आया? याद भी होना चाहिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई के ई स्क्वायर एम, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे ना, यह आता 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यानी nth ऑर्बिट की रेडियस। आप चाहो तो n लगा सकते हो, वेलोसिटी में भी n लगा सकते हो। जो अगर मैं h के लिए बात करूंगा, किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए बात करूंगा? हाइड्रोजन के लिए। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो Rn कितना आ जाएगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। आप ये देखो जो रेडियस है ना बेटा, वो एन स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आपसे कहूँ रेडियस 1 2 3 बताना रेशियो क्या आएगा? तो वो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। जैसे जिस भी आपसे ऑर्बिट में रेडियस पूछेगा, आप एन की वैल्यू वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डाल दोगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, इसको नोट करिए जल्दी, दोबारा सुनिए। एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, वी की वैल्यू पुट कर दो। जेड 2 पाई के स्क्वायर अपॉन एन एच अभी निकाली थी, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, देखो ये रहा एम, ये रहा जेड, ये रहा बेटा एन एच स्क्वायर एच स्क्वायर। ये वैल्यू कांस्टेंट याद करनी है, ये पेपर में डेरिवेशन आता है, इस तरीके से आपको आना चाहिए। आगे सुनिए बेटा, टोटल एनर्जी, बस थोड़े से 2 डेरिवेशन और रह गए इसमें, ठीक है, फिर स्पेक्ट्रम बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका। तीसरे में बात करते हैं बेटा टोटल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? टोटल एनर्जी की। बेटा अभी टोटल एनर्जी मैंने कराई थी आपको, ठीक है, कितनी कराई थी? माइनस के जेड के स्क्वायर अपॉन 2r, ये तो कराई थी बेटा। तो बेटा आप देखो, पुट वैल्यू ऑफ r इन अबव इक्वेशन, ऊपर वाली में r की वैल्यू रख दो, माइनस के जेड के स्क्वायर अपॉन 2, r की वैल्यू क्या है बेटा? याद होनी चाहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में नीचे आएगा, वो ऊपर लिख रहा हूँ, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम, ठीक है, इनटू में क्या था? नीचे जेड था, ऊपर पहुँच गया। कोई डाउट? बेटा देखो अब थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करेंगे। के इंटू के क्या बनेगा? के स्क्वायर। ई स्क्वायर क्या बनेगा? ई की पावर 4 क्या बनेगा? 4 पाई स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? देखो जेड तो आगे है ही, दोबारा सुनिए, जेड आपका आगे है ही, के स्क्वायर, ई स्क्वायर ई की पावर 4 पाई स्क्वायर, देन क्या बनेगा बेटा? एम, और जेड इंटू जेड क्या बन जाएगा? जेड का स्क्वायर। सर ये जेड कहाँ से आया? ये तो जेड किसका आया बेटा? टोटल एनर्जी का। याद करो, माइनस के जेड के स्क्वायर अपॉन 2r था कि नहीं था? ठीक है, आगे देखो बेटा ध्यान से, और ये जेड आपका रेडियस से आया, जेड स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, नीचे कितना चल रहा है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के लिए हम बार बार बात करते हैं, यहीं से हम हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि हमें हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करना है, बार बार जेड क्यों लेके चलें फिर, ये तो बाद में आप इसको रख भी सकती हो फॉर एच एटम, ठीक है। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। के को ओपन करना बेटा, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा के की वैल्यू क्या होती है? अभी तक तो हम लेके चल रहे थे के को, के ही, इसकी वैल्यू ओपन कर दो, स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? हम सभी जानते हैं 16 पाई स्क्वायर हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये कितना बनेगा? ई की एम पहले लिखते हैं, ई की पावर 4 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ 2 भी था बेटा, ध्यान रखना है इसका, ठीक है, यहाँ 2 भी था आपका। कोई डाउट?
बेटा देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स। ठीक है, कुछ और कट रहा है नहीं, तो कितना बचेगा माइनस एम ई की पावर 4, 4 इंटू 2 कितना बनेगा 8, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर। कोई डाउट समझ में आया नहीं आया? एम ई की पावर 4, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे भी चलेंगे, उससे पहले देखो माइनस जेड के स्क्वायर अपॉन 2r था बेटा अभी टोटल एनर्जी। ठीक है कि नहीं बेटा, निकलवाई थी अभी, आपको याद होना चाहिए। आगे सुनिए बेटा, माइनस जेड के स्क्वायर अपॉन 2, आर की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम इंटू जेड, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये बचेगा के इंटू के क्या बनेगा के स्क्वायर, ई की पावर 2 ई की पावर 2 ई की पावर 4, 4 पाई स्क्वायर और ये क्या बनेगा एम अपॉन में 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको सॉल्व करूंगा 1 अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4 से 4 टाइम्स कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बचेगा। आगे कितना बेटा 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बेटा? तो देखो ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन बेटा ये E1 एनर्जी और इसकी क्या है E2, सपोज करो हाइयर से किस में आ रहा है लोअर में, तो हम जानते हैं बेटा एनर्जी मैंने बता रखा जब हाइयर से लोअर में आएगा तो हाइयर हाइयर किसकी है बेटा, बताया था ना E2 की वैल्यू E1 से ज़्यादा है, तो E2 वाले में से क्या घटा दोगे E1, E2 में से क्या घटा दोगे E1। अब E2 की एनर्जी कितनी है देखो जल्दी से, E2 की एनर्जी एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा जब ये 2 है, जब ये 2 है तो n की वैल्यू क्या होगी 2, बाकी सब तो कांस्टेंट है, माइनस E1 कितना आएगा एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ठीक है, n और h में थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, एम ई की पावर 4 कांस्टेंट है और 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, और यहाँ h स्क्वायर भी कांस्टेंट है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे कितना आएगा 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ क्या बचेगा माइनस के 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस यहाँ आ गया और माइनस का यहाँ। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, न्यू न्यू बेटा हम सभी जानते हैं पहले वाले चैप्टर में सी, न्यू को लिखूंगा सी अपॉन लेमडा, अरे सी बराबर न्यू लेमडा होता है तो न्यू बराबर क्या बनेगा सी अपॉन लेमडा, तो 1 अपॉन लेमडा बराबर क्या बनेगा एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी और एच स्क्वायर इंटू एच क्या बनेगा एच क्यूब 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट R, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर 1 अपॉन लेमडा। कोई डाउट बेटा? ये लर्न करना है आपको फार्मूला। ठीक है, जिसमें R जो होता है ना आपका ये कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.09 इंटू 10 की पावर 7 पावर में मीटर इनवर्स। कोई डाउट? दोबारा सुनिए बेटा, टोटल एनर्जी इतनी थी, आर की वैल्यू पुट कर दी, देन उसके बाद ये बनेगा के को ओपन कर देना, काटोगे पीटोगे कितना आएगा ये आपको लर्न होना चाहिए, माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जेड स्क्वायर को भी आप ला सकते हो। ठीक है, फिर E2 माइनस E1, इसकी एनर्जी कितनी है E2 मतलब N2 और इसकी N1, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, फिर ये पूरा बेटा c अपॉन लेमडा 1 अपॉन लेमडा बराबर ही है, जिसमें हमेशा ध्यान रखना ऊपर से नीचे आ रहा है मीन्स n1 की वैल्यू यानी n2 बड़ा है आपका n1 छोटा है। आगे सुनिए बेटा, देखो इस टोटल एनर्जी को मैं अगेन ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, टोटल एनर्जी बेटा अभी कितनी आई थी माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। बेटा इसमें अपनी मर्जी से ठीक है अगेन लिख दिया मैंने। ठीक है, दोबारा क्यों? क्योंकि अभी तो वो तो मैंने ये निकाला जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करेगा तो कितनी वेवलेंथ को, जब फोटोन को रिलीज करेगा तो उसकी लेमडा वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, अब मैं निकालना चाहता हूँ बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन इनमें रहा होगा तो उसकी एनर्जी कितनी रही होगी। ठीक है, तो बेटा इसमें अपनी मर्जी से सी एच का मल्टीप्लाई सी एच का डिवाइड दे दो, सी स्पीड ऑफ लाइट और एच प्लैंक्स कांस्टेंट। क्यों कर रहे हैं इधर सुनिए, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच स्क्वायर एच क्यूब इंटू एन स्क्वायर को अलग निकाल दो, यानी आपको कुछ नहीं करना बस एन स्क्वायर को अलग कर देना और सी एच का क्यूब कर देना, एच क्यूब और सी।
ये पूरा आर रिडबर कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस चल ही रहा है अपॉन एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी बेटा इस पूरी को आप सॉल्व करोगे, रिडबर कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट, यह आता है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये मैंने हाइड्रोजन के लिए निकलवा रहा हूँ, अगर यहाँ कोई और होता ना तो वहाँ बस जेड स्क्वायर और आता उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी जानते हैं क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एनर्जी की। ठीक है, ठीक है। और बेटा कितना है, जब जैसे ही आप एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पहले में आ जाएगी, टोटल एनर्जी 2 रखोगे तो 2 में आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। नोट करिए इतना जल्दी। लास्ट बस स्पेक्ट्रम रह गया, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक डायग्राम लास्ट। देखिए, जब आपका एटम जंप करेगा ना लोअर से हायर में, हायर से लोअर में, जब हायर से लोअर में आएगा ज़्यादा एनर्जी से, जब कम एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब कम एनर्जी लेवल से ऊपर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। तो दो तरह के क्या होते हैं स्पेक्ट्रम, पेपर में ज़्यादातर किससे पूछा जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम से। तो हम बात करेंगे किसकी, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम, सुनिए बेटा तरीके से, मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, समझना तरीके से। ठीक है, क्या विजिबल है यहाँ? ठीक है, टेढ़ी तो नहीं है लाइन? आगे सुनिए बेटा, सर ये क्या बना रहे हैं, ये बेटा एनर्जी लेवल्स है। क्या है आपकी एनर्जी लेवल्स। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर कॉपी में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और समझेंगे इस तरीके से। इमिशन स्पेक्ट्रम नोट कर लेना। ठीक है, आगे सुनिए। थोड़ा पास हो गई। देखिए बेटा, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 7। और पास कर दो और बनाना चाहो तो, नहीं तो अब यहीं समझ जाओगे आप इतना। ठीक है, और ऐसे ले लो एक, ऐसे कई सारी एनर्जी लेवल्स होंगी और n बराबर इन्फिनिटी। अब सुनिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पहले से भी जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पहले से भी। ठीक है, मैं इमिशन की बात कर रहा हूँ। तो सुनिए बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में भी आ सकता है, 3 से भी 1 में आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, और इन्फिनिटी से भी आ सकता है। जैसे n बराबर 1 रखोगे, अभी एक फॉर्मूला कराया था टोटल एनर्जी का, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। तो इसकी जब रखोगे n बराबर 1 का स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी आती है माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस के 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फिनिटी रखोगे ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना आएगा, इस बार कहाँ चले गए, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा, यहाँ से निकल के चला गया, फ्री हो चुका है। ठीक है, अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी एनर्जी लेवल से किस में आ जाए, फर्स्ट में। इस सीरीज को बोलूँगा मैं लाइमन सीरीज। क्या बोलूँगा बेटा इसको मैं, लाइमन सीरीज। ठीक है, सुनिए, तो क्या नाम है इसका, लाइमन सीरीज। नज़र आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर से नीचे आएगा ना, तो यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ को क्या करेगा, एमिट करेगा। ये आपको लर्न होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाए, ऐसा भी हो सकता है बेटा इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से आ जाए, किसी से आ जाए, लेकिन आए किस में, सेकंड में। तो इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बाल्मर सीरीज। इसमें आपका विजिबल रेडिएशन को एमिट करेगा, यानी कि जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा ना, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज। तो जो एनर्जी को रिलीज करेगा उस केस में वेवलेंथ उसकी अल्ट्रावायलेट की होगी, इस केस में वेवलेंथ उसकी क्या होगी, विजिबल। जानते हो ना, 400 से 700 नैनोमीटर तक की। ठीक है, आगे सुनिए बेटा, जैसे इनकी वेवलेंथ वगैरह और हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, ये तो इसी चैप्टर में करा देंगे, थोड़ा लेक्चर और बड़ा हो जाएगा। आगे सुनिए, ऐसा भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, थर्ड में। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन फोर्थ में आ जाए। ठीक है, एक साथ बना लेते हैं, कोई बात, तुम्हारी बात मान लेते हैं।
और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि इसमें आ जाएगा फिफ्थ में, ठीक है। तो सुनिए बेटा, जब थर्ड में आएगा तो बालमर के बाद आता है बेटा पास्चन। क्या आता है? पास्चन। इसमें आता है ब्रैकेट, और ये क्या आता है बेटा? पी फंड। क्या आता है? पी फंड, ठीक है। लाइमन, बालमर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, सभी में इंफ्रारेड होती है, आई आर। सभी में क्या होती है? इंफ्रारेड, आई आर। कोई डाउट? बेटा इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। जो आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, इनको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं इनको? स्पेक्ट्रल लाइंस। आपसे क्वेश्चन में कह देगा, ये समझ में आ नहीं आया बेटा? पहले बताओ। यानी जब पहले में आएगा तो लाइमन सीरीज, दूसरे में आएगा तो बालमन, तीसरे में आएगा तो पास्चन, चौथे में आएगा तो ब्रैकेट, और पांचवें में आएगा तो पी फंड। कहीं से आ जाए, समझ में आ रही है? ऊपर से नीचे आएगा, हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा फिर कम, कम क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जी का डिफरेंस देख सकते हो लगभग कितना, माइनस के 10.2, ठीक है। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो, ठीक है बेटा। और फिर एनर्जी का डिफरेंस धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। आ किसी में सकता है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। ये पूरे को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा? एमिशन स्पेक्ट्रम। जो ऊपर से नीचे आएगा, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्व करेगा, तो उसके इसमें बस एरो क्या हो जाएंगे? उल्टे। लाइमन कौन सा होगा? 1 से 2 में जाए, 2 से 1 से फिर किस में जाए? 3 में, 1 से 4 में, बस एरो क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। पेपर में लाइमन का ही, पेपर में एमिशन स्पेक्ट्रम ही आएगा। अब एक क्वेश्चन सुनिए बेटा, पेपर में पूछा जाता है, हो गया नोट? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती हैं? आप एक नोट करके कर लेना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये होता है n-1/2। इसका मतलब क्या है बेटा? आपसे कह देगा इलेक्ट्रॉन सपोज करो किस में है? फोर्थ में। इलेक्ट्रॉन किस में है? फोर्थ में। तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है? तो बस n बराबर आपको क्या रख देना है? 4। क्या आएगा बेटा? 4, 4 - 1 × 2, ठीक है। तो कितना आएगा? ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 4 - 1 कितना आएगा बेटा? 3, और 3 × 2 कितना बनेगा? 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये n बराबर 4 है। ये क्वेश्चन है बेटा बोर्ड का। ये n बराबर क्या है? 4, ठीक है। यहाँ फिर 3 रहा होगा, फिर कितना रहा होगा? 2, और फिर कितना रहा होगा? 1। इसका मतलब n बराबर 4, मतलब 4 से बेटा देख रहे हो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी? किसी में आ सकता है, देखो n बराबर 3, n बराबर 2, और n बराबर 1। या फिर देखो 3, जब एक बार यहाँ आ चुका होगा तो यहाँ से ऐसा भी तो पॉसिबल है, और जब एक बार यहाँ आ चुका तो यहाँ से कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। समझ में आ रही है? इसको नोट करो जल्दी। ध्यान रखना, लाइमन 1 में आएगा, बालमर 2, 3, 4 एंड 5। चलिए क्वेश्चन करा देते बेटा इसका एक। अच्छा एक बात बताइए, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट कब एमिट होगा? सबसे छोटा वेवलेंथ का फोटोन कब एमिट होगा? जब हायर से आएगा, ठीक है, मीन्स दूर से आएगा कि पास से आएगा, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, हमने बताया था अभी एनर्जी के डिफरेंस जो होता है, जो एनर्जी का डिफरेंस जो होता है, ठीक है। ये इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखा है क्वेश्चन। सुनिए, अगर हम बात करें बेटा, सुनिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए मुझे। क्या चाहिए बेटा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लैम्डा चाहिए शॉर्टेस्ट। किसके लिए चाहिए? लाइमन के लिए भी चाहिए और बालमर के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो सुनिए बेटा, एक एक करके बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ बेटा, लाइमन के लिए चाहिए मुझे। किसके लिए चाहिए? लाइमन के लिए। तो मैं क्या जानता हूँ? 1/λ बराबर, जब ऊपर से नीचे आएगा तो 1/r n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना शॉर्टेस्ट चाहिए। इसका मतलब बेटा एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए? E बराबर h न्यू होता है, और ये न्यू बराबर c/λ। बेटा जितना एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही वेवलेंथ क्या रही होगी? कम। जब इसको मैं क्या कर दूंगा? कांस्टेंट। या फिर यहाँ से नहीं तो ऐसे कर सकते हो, एस कांस्टेंट है तो एनर्जी का डिफरेंस किसके इन्वर्सली है? लैम्डा के है कि नहीं है? यानी जितनी ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता उतनी वेवलेंथ क्या होगी? कम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी का डिफरेंस कब बन सकता है? लाइमन के लिए बात करें, आएगा तो फर्स्ट में, लेकिन आए कहाँ से? एनर्जी का डिफरेंस कहाँ बनेगा? बिल्कुल इन्फिनिटी से आए। कहाँ से आए? इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर से, ठीक है। जो n2 मैंने बताया था हमेशा क्या होता है आपका? बड़ा। जब इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर n2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, और n1 की वैल्यू क्या रहेगी? 1। तो 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर। 1 कितना है बेटा आपका? n1, 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। 1/∞ क्या होगा भाई? इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1/∞ 0। तो कितना बनेगा? 1/1 1/λ। हमें तो लैम्डा चाहिए, तो कितना आएगा? 1/r। बेटा ध्यान रखना, r की वैल्यू 1.09
इंटू 10 की पावर 7 रखो, इससे बढ़िया न्यूमेरिकल की याद कर लो, ये होती है अप्रोक्स 913.5 एंगस्ट्रॉम। इसको लर्न कर सकते हो, और 911 भी कह सकते हो, 912 भी कह सकते हो, 913 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया नहीं आया, लगभग इतनी होती है। कोई डाउट? ये किसके लिए रहेगा बेटा? लायमन सीरीज के लिए। ठीक है, अब बात करें यही बाल्मर के लिए, तो सुनिए, अगर हम बात करें यहाँ बाल्मर सीरीज, ठीक है, तो बाल्मर के लिए वही सेम होगा, 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर r। बेटा इस बार आएगा कहाँ से बताना, वही बाल्मर के लिए आएगा तो किस में, n1 मैंने बताया था हमेशा, n2 आपका बड़ा होता है और n1 क्या होता है, छोटा। तो n2 मीन्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो इमिशन कहाँ से होगा, बहुत दूर से आया होगा, मीन्स आया किससे होगा, इन्फिनिटी से, लेकिन आया किस में होगा, बाल्मर है तो 2 में। तो n1 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, ये तो कट जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, सॉरी, ये कितना बचेगा, 1/4, कितना बनेगा, 1/4। दोबारा सुनिए बेटा, आया कहाँ से होगा भाई, हमें क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट बाल्मर के लिए। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि आपका जो इमिशन हुआ होगा भाई, ये शॉर्टेस्ट होगा, मीन्स इमिशन मैक्स भाई बहुत दूर से आया होगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आना आएगा किससे, इन्फिनिटी से, तो n2 बराबर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आया नहीं आया? और n1 कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। कोई डाउट? तो हमें तो लैम्डा चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4 × 1/r। 1/r कितना कराया बेटा अभी, 913.5 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर बनेगा। ठीक है, होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, अभी एक चैप्टर की और बात करेंगे, देन उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स कराएंगे पूरी मॉडर्न फिजिक्स के लास्ट 10 ईयर्स के। ठीक है, थैंक यू।